और कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस मैंने कल आपको बताया था। सिंपल फिंक रूफ ट्रस के अंदर वर्टिकल सैग टाई नहीं होती है और कंपाउंड फिंक ट्रस के अंदर वर्टिकल सैग टाई होती है। अगर आप इसकी जानकारी लेनी है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिंक ट्रस, जिसमें कि 12 मीटर का क्लियर स्पैन है। ठीक है, तो ट्रस की एक खास बात है, ट्रस हम जब भी बनाते हैं तो हाफ बनाते हैं, फुल ट्रस कभी भी एक साथ नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर इसका मेथड आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको ट्रस बनानी स्टार्ट करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको बॉटम लाइन जो उसकी मेन टाई होती है उसके लिए आपको पहले एक सेंटर लाइन बना लेनी है। ठीक है, मैं पहले स्केल कन्वर्जन कर लूँगा, अभी आपको बताता हूँ स्केल कन्वर्जन कैसे करना है इसका। ठीक है, एक बेसिक आइडिया मैंने ले लिया लाइन का। अब क्योंकि मेरा क्लियर स्पैन 12 मीटर है, तो अगर हाफ ट्रस होगी तो हाफ ट्रस 6 मीटर की होगी, तो 6 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 10 mm, तो ये 6000 mm हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, यहाँ पर मैं स्केल ले रहा हूँ 1:20 का। ट्रस के अंदर आप स्केल 1:20 से लेके 1:50 तक कुछ भी ले सकते हैं, सारे स्केल चलते हैं। डिपेंड करता है आपकी ट्रस का स्पैन, मेरी बात को समझिएगा, ट्रस का स्पैन और ट्रस के जो मेंबर्स हैं उनकी डायमेंशन में कितना डिफरेंस है। अगर इस ट्रस का टोटल स्पैन 16 मीटर होता और जो इसके मेंबर्स हैं उनकी डायमेंशन बहुत छोटी होती, उस केस में अगर मैं ये स्केल लेता तो मेरे लिए बनाना मुश्किल होता। तो ट्रस के केस में इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो mm में होते हैं। ठीक है, 65 इंटू 80 80 इंटू 65 इंटू 8 इस तरीके से होंगे। ठीक है, और जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी। तो दोनों को स्केल पे ऐसा रखें कि जो दोनों चीज़ें बनाना पॉसिबल हो। अगर ये स्केल बहुत बड़ा कर देंगे तो छोटी डायमेंशन बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ स्केल ले रहा हूँ 1:20 का। ठीक है, क्लियर स्पैन है 12 मीटर, तो अगर मैं हाफ 6 मीटर के लिए अगर लेता हूँ पहले मैं इसको mm में चेंज कर लेता हूँ, और डिवाइडेड बाई 20, तो ये 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ले लूँ, इसको मैं यहाँ नहीं थोड़ा सा और नीचे बना लेता हूँ। सबसे पहले आपको एक सेंटर लाइन ही खींचनी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सबसे ईजीएस्ट वे है ट्रस को बनाने का। देखिए, स्केल 25 सेंटीमीटर का है, तो इसके आगे 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद इस 30 सेंटीमीटर के बाद मुझे कुछ चीज़ें और ड्रॉ करनी है, जैसे कि एक सेंटर लाइन और ऊपर की तरफ। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं है, ये जो मैंने आपको कल इसकी हाइट बताई थी, हाइट ऑफ ट्रस, ये उसके लिए है। इस पर आपका बीच वाली सैग टाई आएगी। ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। तो ये हमें एक आउटलाइन मिल गई जिससे हमें ट्रस को बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ट्रस पे, देखिए ट्रस का बेसिक आइडिया ये होता है कि जो नीचे वाला जो स्पैन होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, वो यहाँ से 5 डिग्री उठा रहता है। ठीक है, आपका जो भी टोटल लेंथ होगा स्पैन का, उस स्पैन को 3 या 4 इक्वल भाग में, जैसा भी हो, अगर 12 हो तो 3 भाग में, 16 है तो 4 भाग में आप डिवाइड कर लीजिए। इसका क्या मतलब है कि जो आपके नीचे वाला टाई मेंबर होगा, टाई मेंबर मतलब कोई एंगल सेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी एंगल सेक्शन होगा वो एंगल सेक्शन एक पार्ट ये होगा, फिर यहाँ घसट प्लेट लगी होगी, दूसरा पार्ट होगा, फिर तीसरा पार्ट होगा, यहाँ पर एक घसट प्लेट होगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ के बनाते हैं, ताकि जब इस पर लोड आए ऊपर से तो पहले ये थोड़ा सा झुक के न्यूट्रल पोजीशन में है, उसके बाद सैग हो। इससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है अपने, और हम ज़्यादा लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 5 डिग्री अपने ड्राफ्टर को ऊपर घुमा लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 5 डिग्री। आप इसको अंदाजे से 5 डिग्री ऊपर घुमा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से मैं 5 डिग्री ऊपर, हाँ, और जैसे मेरा टोटल स्पैन है 12 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं 1/3 करूँगा तो 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक एक, ये जो नीचे का जो मेन टाई है, मेन टाई 3 पार्ट में है, तो मेन टाई अगर 4 है तो 4000 mm हो गया, डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये आ गया 200 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पहली टाई का एक सेक्शन होगा वो कितना लंबा होगा, वो होगा 20 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा 5 डिग्री पर 20 सेंटीमीटर पहला आ गया। इसके बाद आपको अपनी टाई को हॉरिजॉन्टल कर देना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपकी बेस लाइन है इसी के पैरेलल कर देना है। ठीक है,
लेंथ इसकी भी 20 ही है, ठीक, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका टाई का यहाँ पर 5 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 5 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपको जो प्रिंसिपल राफ्टर है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था, जिन स्टूडेंट्स का छूट गया वो एक बार उसको देख लें, मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज बताई थी। तो जो प्रिंसिपल राफ्टर है वो 30 डिग्री एंगल पे रहता है बेस लाइन से, ठीक है। तो आप अपने ड्राफ्टर को फिर 30 डिग्री पे शिफ्ट कर लें, ठीक है, और 30 डिग्री पे इसी पॉइंट से एक लाइन ऐसे खींच दे सेंटर लाइन तक, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन तक मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक। इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लें, अभी मैं डायमेंशन इसकी बताऊंगा, ऐसे ही पहले रफली बढ़ा लें, ठीक है। ये हो गया, ये आपके प्रिंसिपल राफ्टर की नीचे वाली लाइन हो गई। प्रिंसिपल राफ्टर भी एक्चुअल में एक एंगल सेक्शन ही होता है, एंगल सेक्शन ही होता है। एंगल सेक्शन की जो भी डायमेंशन होगी उसके हिसाब से हम स्केल कन्वर्जन कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल राफ्टर की डायमेंशन है 75 mm, और स्केल पे कन्वर्जन करेंगे तो ये आएगा 3.75 mm, ठीक है। तो 3.75 mm को हम जब यहाँ पर बनाएंगे तो 3.75 को पूरा 4 mm ही मान लें, और 4 mm पर अगर मैं यहाँ पर स्केल रखूँ तो कुछ ऐसे एक डबल लाइन बनेगी, ठीक है। इसको मैं नीचे तक बढ़ा लेता हूँ, ठीक। ये बन गया मेरा प्रिंसिपल राफ्टर की आउटलाइन, ठीक है। अब प्रिंसिपल राफ्टर बनने के बाद आपको प्रिंसिपल राफ्टर को एंड कहाँ पर करना है, तो आपकी जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से थोड़ा सा पीछे बस, ठीक है। एक अंदाजे से सेंटर लाइन से थोड़ा सा पीछे इसको खत्म कर दें, ठीक। जब ये लकड़ी की ट्रस बना करती थी तो यहाँ पर 3 वे स्ट्रैप लगा करता था, पर क्योंकि अब स्टील की ट्रस बनने लगी है या ट्यूबुलर ट्रस बनने लगी हैं, तो उसके अंदर अब 3 वे स्ट्रैप की जगह यहाँ पर गसेट प्लेट लगती है। तो गसेट प्लेट एक मेंबर इधर से, एक मेंबर इधर से, और उन सबको एक गसेट प्लेट बीच से जोड़ देती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। अब देखिए, प्रिंसिपल राफ्टर और ये जो आपकी मेन टाई बीम है, ये सपोर्ट होगी नीचे किसी कॉलम पे या वॉल पे। तो उस कॉलम और वॉल की स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या दी हुई हैं, वो है आपके पास 40 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, इसके साथ इसके ऊपर एक बेस प्लेट लगी है, ठीक है। बेस प्लेट कह लीजिए, तो बेस प्लेट की डायमेंशन है 30, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 20 कितना आया, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो वॉल है, वॉल की थिकनेस ज़्यादा है, वॉल की थिकनेस ज़्यादा है, और बेस प्लेट की थिकनेस उससे थोड़ी सी कम है, चौड़ाई, ठीक है। तो ये पहले मैंने वॉल बनाई, और वॉल के ऊपर ही 1.5 सेंटीमीटर जहाँ पर आपका फिट आ रहा है वहाँ पर आप इसकी बेस प्लेट लगा देंगे। वैसे बेस प्लेट की डायमेंशन 75 × 8 या 10 के आसपास है आई थिंक। तो उस केस में अगर बेस प्लेट ऐसी दे रखी है तो आपके पास इक्वल एंगल सेक्शन है, जिसमें ये 75 है, ये भी 75 है, और थिकनेस 8 है, ठीक है। तो इतनी माइन्यूट सी डायमेंशंस आप यहाँ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस स्केल के हिसाब से बहुत छोटी डायमेंशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बेस प्लेट और ये वॉल का, ठीक है। इसकी टोटल डेप्थ भी 2 सेंटीमीटर है, और ये मेरा वॉल या कॉलम सपोर्ट जैसा भी होगा वो बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इतना सेक्शन सीसी का है। कंक्रीट सेक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राउटिंग करी है रैक बोल्ट की। ग्राउटिंग क्या होता है, जब हम फोर्सफुली कंक्रीट को जब हम फोर्सफुली कहीं पर भरते हैं और उसके सारे वॉइड्स को ख़त्म कर देते हैं और पूरा भर देते हैं टाइट से, डेंसिटी बढ़ा देते हैं, उसको ग्राउटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें एक रैक बोल्ट लगता है। देखिए, रैक बोल्ट कुछ इस टाइप का एक बोल्ट होता है, जिसमें ऐसे नीचे की तरफ एक ट्रायंगुलर सा सेक्शन होता है। इसका क्या होता है, ये नीचे की तरफ एक्चुअली इसमें एक स्लीव होती है जो फैलती है अंदर जाके। तो जब इसे बोल्ट टाइट हो जाता है, टाइट होने का इसमें अगर चारों तरफ कंक्रीट होगी तो जाके इसमें फंस जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक रैक बोल्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेस प्लेट है, ऊपर वाला सेक्शन, ये जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये आपकी बेस प्लेट है इतनी, ठीक है। बेस प्लेट की हाइट है वो, और ये आपका कंक्रीट का सेक्शन है। इसमें आपका रैक बोल्ट लगेगा, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये कंक्रीट का सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक। और ये आपकी ब्रिक है या वॉल है, जो भी है ब्रिक की है,
तो यहाँ पर आप डबल लाइंस पैरेलल लाइंस बना देंगे, ठीक है। तो बीच में रैक बोल्ट, कंक्रीट सेक्शन, और ये अभी मैं इसकी नेमिंग कर दूंगा तभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब प्रिंसिपल राफ्टर बन गया। अब ये जो मैंने वॉल बनाई है, वॉल से जो वॉल के बाद जो आपका प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर कितना नीचे आता है, तो प्रिंसिपल राफ्टर 45 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है। उसके बाद ईव बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 20 तो 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं अपने स्केल को इसके पैरेलल लगा लूँगा, ठीक है। और 2.25 सेंटीमीटर के लिए मैं यहाँ तक लगा के इसे इसको यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल राफ्टर को इतना आगे तक बढ़ाकर ही ख़त्म करते हैं, ठीक। उसका रीज़न ये है कि बरसात में जब पानी गिरे तो पानी वॉल की जड़ों में ना जाए और दूर गिर जाए थोड़ा सा। इसके आगे एक ईव बोर्ड और गटर भी लगता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और आएगी, परलेंस, ठीक है। अब हम परलेंस लगाएंगे। परलेंस क्या होते हैं, PURLIN, ठीक है। परलिन देखिए इस टाइप के एंगल सेक्शन होते हैं, ठीक है। मोस्टली अनइक्वल एंगल सेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, परलिन ये ऊपर की तरफ यहाँ पर एक और कॉमन राफ्टर को सपोर्ट देता है और नीचे ये प्रिंसिपल राफ्टर पे जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक क्लीट का एंगल और लगाया जाता है जो इसको आगे खिसकने से रोकता है और इसको वहीं पर थाम के रखता है, ठीक है। तो परलिन की डायमेंशन कितनी दे रखी है, परलिन की डायमेंशन दे रखी है आपकी 125 × 75 × 6, ठीक है। तो 125 mm डिवाइडेड बाई 20 कितना आया, 6.25 mm, ठीक है। तो 6.25 mm। तो परलेन आपको कैसे बनाना है, आपको सिंपली सिर्फ इतना करना है। पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर एक विंड टाई लगती है। विंड टाई क्या होता है, होता वो परलेन ही है, बस वो बिल्कुल कॉर्नर में लगाते हैं ताकि यहाँ से हवा की वजह से ये छत उड़ ना जाए, ठीक है। तो परलेन इस टाइप का L शेप का मेंबर होता है, ठीक है। ये 6 mm एक यहाँ पर, ठीक। ये तो वैसे डिज़ाइनिंग का है, कितनी दूर परलिन लगना है ये तो डिज़ाइन करके पता किया जाता है, बट मैं अप्रॉक्सीमेशन से इक्वली लगा दे रहा हूँ और ड्राइंग में आपको अभी यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने परलिन्स ड्रॉ कर दिए। जिन लोगों को ना समझ आ रहा हो टर्मिनोलॉजीज़, वो लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर की हैं ताकि आपको ड्राइंग बनाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस बार मैंने जब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को देखा तो मुझे लगा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि नया सब्जेक्ट आने के बाद एकदम से ना उसकी बुक्स अवेलेबल होती है, ना ही कोई पिछले पेपर का मॉडल पेपर होता है। तो जो आप लोग कॉपी में जो भले ही आपको आता है, बट आप कॉपी में जब लिखने जाते हैं तो आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो एक एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए चाहिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारी गलतियाँ ऐसी देखी कि स्टूडेंट जानता है वो क्या है, बट वो उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। फिर इस बार एक खास चीज़ हुई है, इस बार आपको कॉपी और ड्राइंग शीट दोनों चीज़ें मिली हैं, ठीक है। इससे क्या दिक्कत हुई कि ड्राइंग के साथ कॉपियाँ पहले नहीं मिला करती थी, अब आपको थ्योरी भी देखनी है, ड्राइंग शीट भी देखनी है। टाइम आपके पास 3 घंटा ही है, सवाल आपको 3 ही करने हैं, या हो सकता है कभी 4 आ जाएँ, तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस इतने नहीं है। थ्योरी पेपर में तो आप 20 क्वेश्चन कराओगे, थोड़ा थोड़ा नंबर मिलकर आप पास हो जाओगे, पर यहाँ 3 ही 4 क्वेश्चन है, अगर ज़रा सी गलती हुई, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो पास होना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए कॉपी और शीट आने के बाद अब आपके पास ड्राइंग का पैटर्न अब बदल रहा है, ठीक है। तो इसलिए कॉपी के साथ आप इसकी डिज़ाइनिंग या इसके न्यूमेरिकल ऐसी वैल्यूज़ भी आपको लिखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इसको ज़रा सा और डीप में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके परलिन्स बन गए। अब परलिन्स के आगे क्लीट एंगल लगता है, ठीक है। मैं इसको और अलग से मैग्नीफाई करके दिखा दूंगा, कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया था। यहाँ पर इसमें क्लीट एंगल लगाए जाते हैं, ठीक है। क्लीट एंगल कुछ नहीं है, जैसे परलिन एक ऐसा वर्टिक एंगल है, वैसे ही क्लीट इसके आगे लगा एक और एंगल है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। उसी के आगे लगता है ताकि ये इसको सपोर्ट करे। इसमें ऊपर एक बोल्ट लगा देते हैं जिससे कॉमन राफ्टर से जुड़ता है, इन दोनों को आपस में एक बोल्ट से जोड़ देते हैं, और नीचे ये जुड़ा होता है प्रिंसिपल राफ्टर से, ठीक है। तो अब इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक, अब देखिए कॉमन राफ्टर आपकी बुक्स के अंदर मैंने देखा 2-3 बुक्स, एशियन की देखी, सार्थक की भी देखी मैंने, कॉमन राफ्टर की बात हुई नहीं है किसी में, यहाँ तक कि ड्राइंग में भी कॉमन राफ्टर दिया नहीं है, ठीक है। कॉमन राफ्टर भी प्रिंसिपल राफ्टर जैसे ही होता है। कॉमन राफ्टर प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर लगा होता है, और जो आप जैसे आपने एक ट्रस बनाई, तो ट्रस को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक लाइन दिखेगी आपको, एंगल सिर्फ एक लाइन दिखेगी। बट जब आप कई ट्रसेस एक लाइन से लगा देंगे, 1 2 3 4, तो इन ट्रसेस के ऊपर जो छत की शीट पड़ती है, चाहे वो फाइबर की शीट हो, चाहे वो GI शीट हो, चाहे वो एस्बेस्टस की शीट हो, चाहे वो किसी और बनी चीज़ की मटेरियल की शीट हो, तो उस पूरी शीट्स को सपोर्ट देने के लिए ये कॉमन राफ्टर लगाए जाते हैं, इन्हीं के ऊपर शीट बिछाई जाती है, ठीक है। तो कॉमन राफ्टर की डायमेंशन क्या दी है, 75 × 65 × 8, ठीक है। वही चीज़ है सेम पहले जैसे, 75 20 तो 3.75 mm, ठीक है।
3.75 mm मतलब वही 4 mm का इसको हम यहाँ पर भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये पहला हुआ। ठीक है, ये आपका कॉमन राफ्टर हो गया। ठीक, अब कॉमन राफ्टर, पर्लिन, क्लीट, प्रिंसिपल राफ्टर, 4 मेन कंपोनेंट आपको इसके आपने बना लिए। ठीक है, मैं बचे हुए जगह भी क्लीट्स बना दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो इसमें। ठीक है, और इसके बाद अब कॉमन राफ्टर तक बन गया। अब कॉमन राफ्टर के बाद आपको बनाना है जीआई की शीट। ठीक है, जीआई शीट कवर जनरली 5 mm 8 mm थिक होता है, तो कुछ नहीं होता, उसको आप स्केल पे कन्वर्जन करोगे तब भी आपको कुछ मिलना नहीं है, पॉइंट में वैल्यूज आनी है। तो आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कॉमन राफ्टर के ऊपर 1 mm की स्पेस छोड़ के, ठीक है, 1 mm 2 mm की स्पेस, जैसा आपका स्केल आपने लिया उसके हिसाब से अंदाज़ा लेके कॉमन राफ्टर के ऊपर एक लाइन इस तरीके से थोड़ा सा 1 mm ऊपर बस ऐसे आपको खींच देनी है। ठीक है, हो गया। ये क्या दिखाता है, जो ऊपर वाली लाइन है वो आपकी जीआई शीट या जीआई शीट का कवर है। शीट किसी भी तरह की मटेरियल की हो सकती है, ये वो जीआई शीट है। जो नीचे की 2 लाइनें हैं थोड़ा दूरी पर, ये कॉमन राफ्टर है, ये पर्लिन है, ये क्लीट एंगल है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद सेंटर लाइन मेरी थोड़ा सा छोटी रह गई थी, इसको मैं ऊपर तक कर लूँ। देखिए, मैं जिस तरीके से आपको ड्राइंग बता रहा हूँ इस तरीके से और कोई नहीं बताया अभी तक। रीज़न ये है कि मैंने देखा, सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि आप सिर्फ बता दे रहे हैं, दूसरा होता है आप उसको ये समझ के बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ पे होती है। और इस साल के बाद से ड्राइंग जैसे जैसे चेंज हो रही है, ये भी सब्जेक्ट पहली बार आया है, तो मुझे दिक्कतें समझ आ रही हैं, इसलिए मैं आपको वो मेथड्स बता रहा हूँ जो सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, बिना इन सेंटर लाइन के भी आप ट्रस आराम से बना सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी ट्रसेस बनाई हैं आपने, बन जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक नीट एंड क्लीन मेथड को सीखेंगे तो आपको कम टाइम में ज़्यादा बनाना होगा, क्योंकि इस बार आपको कॉपी भी लिखनी पड़ सकती है पिछली बार की तरह। ठीक है, तो अगर कॉपी भी लिखना आ गया, टाइम कम रहेगा, तो इसलिए आप एक ईजीएस्ट मेथड को पकड़ेंगे, जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें इसमें टाई और स्ट्रट लगानी है। ठीक है, टाई क्या होते हैं, टाई वो मेंबर्स होते हैं जिन मेंबर्स पे टेंसाइल फोर्सेस आता है। जैसे अगर ये मान लीजिए टाई है, तो इस टाई को खींचने की टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ को, और जो स्ट्रट होंगी इसमें वो अंदर की तरफ को दबेंगी। ठीक है, तो अब जो ट्रस है, ट्रस इन्हीं दो का पूरा टोटल कंपोजिशन इन्हीं का होता है, ट्रस, टाई और स्ट्रट्स का। ठीक है, तो अब ये इतना बन गया। अब इसके बाद अब इसमें एक चीज़ और छूट गई जो मेन टाई है, मेन टाई बीम की थिकनेस दी है 80 × 50 × 6। ठीक है, तो जो 80 है डिवाइडेड बाय 20 कितना आया, 4 mm। ठीक है, तो 4 mm पर मैं अभी इसके ऊपर एक पैरेलल लाइन खींचूंगा। ठीक है, तो ये 20 mm यहीं तक एंड हो गया था। ठीक, मैं इस टाई मेंबर को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ये जो इधर वाली लाइन है ये ब्लैक नहीं है। ठीक है, टाई मेंबर यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो ये अगला मेंबर है, इस पर भी आपको ऐसे ही 4 mm ऊपर इसकी थिकनेस दिखानी है। तो पहले मैं बेस वाली लाइन को थोड़ा डार्क कर दूँ। ठीक है, ये हुआ दूसरा मेंबर टाई है। ठीक है, तो ये आपकी मेन टाई है। मेन टाई पर एकदम पूरे टेंसाइल फोर्सेस आते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, मैंने इसको अगर ऊपर को झुकाया है, अगर मैं इसको बाहर की तरफ को खींचूंगा तो ये पहले ऊपर से नीचे की तरफ को जाएगा और थोड़ा सा सीधा होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे झुकेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर को उठाया जाता है। ठीक, कभी भी पूरा 12 मीटर 16 मीटर का एक मेंबर नहीं होता है, ये मेंबर हमेशा पार्ट्स में होता है और बीच में गसेट प्लेट से जुड़ा होता है। ये गलती कई बार मैंने देखी करते हुए। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें टाइज लगानी है। ठीक है, टाई कैसे लगनी है, पहली टाई तो आपकी, क्योंकि आपकी फिंग ट्रस है, तो फिंग ट्रस अगर सिंपल होती तो मैं सीधे यहाँ से इधर मारता और ये एक टाई हो जाती, एक टाई ऊपर हो जाती, बीच में स्ट्रट हो जाती, इधर एक टाई हो जाती। पर क्योंकि ये कंपाउंड है, 6 मीटर से बड़ी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सेंट्रल में सैग टाई भी देंगे। ठीक है, तो इसकी जो मेन टाई बीम है वो 80 × 50 × 6 है। तो 80 इसकी चौड़ाई है, 80 मतलब इसका एक साइड का लेग है, 50 इसका दूसरा लेग है और 6 इसकी थिकनेस है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको 80 वाली डायमेंशन ही सामने की तरफ से दिखेगी। ठीक है, तो अभी मैंने 80 को कन्वर्ट किया था तो 4 mm आया था, यहाँ पर भी 4 mm ही रहेगा, तो मैं इसको फिर से कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके सेंटर लाइन के दोनों तरफ 2 mm इधर
और 2 mm उधर, ठीक है। आपको ऐसे करके एक स्केल से सैग टाई बना देनी है, ठीक है। अभी मैं सबको सब जोड़ दूंगा तो आपको सब पूरा एक जैसा लगने लगेगा, ठीक है। ये बन गया। अब इसके बाद आपको इसमें टाई लगानी है, ठीक। देखिए टाई लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो जो आपकी पहली गसट प्लेट यहाँ पे लग रही है, ठीक है, और एक गसट प्लेट आपकी यहाँ पे लगेगी, क्योंकि आप ये प्रिंसिपल राफ्टर, कॉमन राफ्टर, सैग टाई, इधर का प्रिंसिपल राफ्टर, इधर का कॉमन राफ्टर, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ने के लिए जो आप गसट प्लेट लगाएंगे, उस गसट प्लेट से इस गसट प्लेट के बीच में आपको एक टाई मेंबर देना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, सॉरी मैं वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो अगर मेरा स्केल रब हो रहा है तो कुछ लाइन्स इसमें मिट जा रही हैं। ये है टाई मेंबर, ठीक है। ठीक, ये आपका पहला टाई मेंबर हो गया। इसके बाद आपको दूसरा टाई मेंबर कहाँ बनाना है, जो आपका ये प्रिंसिपल राफ्टर है, इस पॉइंट से जहाँ से आपका मेन टाई शुरू हुआ और जहाँ खत्म हुआ है, इसके सेंटर में, ठीक है। तो बिल्कुल इससे टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे लगाएंगे, क्योंकि गसट प्लेट में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है। तो ये आपका पहला हो गया, और इसकी थिकनेस टाई मेंबर की जितनी दे रखी है उस हिसाब से ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये 4-4 mm की टाई है भाई, 80x50x6 ये टाई भी हैं, तो 4-4 mm पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये क्योंकि कंपाउंड है तो इसमें मेंबर्स और थोड़े होंगे। कैसे होंगे, जो ये इतना हाफ था, इसके बाद इस जो बच गया है इसके सेंटर में आपको फिर से एक टाई मेंबर देना है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। ये इसका लास्ट मेंबर, ठीक है। अब हमें इसमें गसट प्लेट की प्लेसिंग दिखानी है, ठीक है। गसट प्लेट की प्लेसिंग कैसे दिखाएंगे, देखिए इसमें एक गसट प्लेट तो इधर लगेगी। चलिए मैं पहले इसको पूरा कर लूँ, फिर मैं गसट प्लेट लगाऊंगा इसमें। देखिए टाई जो आपका ट्रस है वो हमेशा हाफ बनती है, ठीक। तो हाफ बनती है, इसलिए हम एक तरफ का बना देंगे और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ चीज़ें दिखाने के लिए थोड़ी सी ट्रस का मेंबर हम बना लेंगे, ठीक है। कैसे, तरीके से कि जैसे आपका जो इधर सेक्शन है, यहाँ पर 4 mm ऊपर था ये, ठीक है। अब आपका कॉमन राफ्टर वाला आएगा, ठीक है। अभी मैं इन सबको एक लाइन में अलाइन कर दूंगा, ठीक है। ये आपका कॉमन राफ्टर, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर, बीच में इसमें पर्लिन लगे हुए हैं, यहाँ पर क्लीट एंगल लगा हुआ है, ये सारे पर्लिन लगे हुए हैं, ठीक है। आपको पूरा नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इतना बनाना है। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपको एक रिज कैप बनानी पड़ेगी। रिज कैप क्यों बनती है, रिज कैप इसलिए बनती है कि ताकि आपकी ट्रस से पानी की लीकेज ना हो बरसात में, ठीक है। ये रिज कैप यहाँ पे बनती है टॉप पे, ठीक। रिज कैप बन जाने के बाद अब हम इसकी गसट प्लेट दिखाते हैं, गसट प्लेट कैसे बनती है, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका, बस इसको इतना ही दिखाइए, रिज कैप। और जो गसट प्लेट अब सेंटर में बनाऊंगा वो गसट प्लेट, ठीक है। गसट प्लेट क्या होती है, 6 mm से 12 mm तक मोटी स्टील की प्लेट होती है, जिस प्लेट पर ये सारे मेंबर्स जुड़े होते हैं, जिनके सहारे ये सारे मेंबर्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो गसट प्लेट कुछ नहीं, यहाँ पे कर्व लाइंस नहीं बनती इसमें, इस तरीके से, ठीक है। ये फ्री हैंड ही होता है, स्ट्रेट लाइन काटी जाती है बस, और कुछ नहीं। इनके ऊपर आपको यहाँ पर एक मेंबर और होगा जो मैंने अभी नहीं बनाया, ठीक है। ये सारे ऐसे रिवेट से जुड़े होते हैं, ठीक है। सारे मेंबर्स पे रिवेट लगे होंगे, अदरवाइज वेल्डिंग की होगी, ठीक है। तो ये मेंबर से मेंबर क्रॉस होता है, इसलिए इसको लाइंस ऊपर तक ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी गसट प्लेट दिखानी पड़ेगी, नीचे, इधर और इधर, नीचे। और ये नीचे गसट प्लेट इस
यहाँ पर दो एंगल सेक्शन होंगे, दोनों के बीच में जाएगी, एक आइदर साइड होगा, एक उस साइड होगा गसेट प्लेट के, गसेट प्लेट के इस साइड होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर रिवेट्स लगानी पड़ेगी, जिस रिवेट से ये गसेट प्लेट से ये सारे मेंबर्स जुड़े होंगे। ठीक है, 3 रिवेट से कम नहीं लगाते, बाकी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है आपको कितने रिवेट्स उसमें लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक यहाँ बनेगा इधर और ये। ठीक है, इसमें भी आपको रिवेट्स बनाने पड़ेंगे मेंबर के अंदर, और ऊपर प्रिंसिपल राफ्टर में भी। ठीक है, ये प्रिंसिपल राफ्टर से जुड़ा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर एक गसेट प्लेट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऊपर यहाँ पर सिंगल मेंबर को गसेट प्लेट से जोड़ेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल राफ्टर में रिवेट लगेगा और यहाँ मेंबर में रिवेट लगेगा। ठीक है, तो मैंने लगभग सारे ही जोड़ दिए, अब कोई बचा नहीं। हाँ, एक गसेट प्लेट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर लगेगी, देखिए। ठीक, इसमें यहाँ पर रिवेट लगेंगे प्रिंसिपल राफ्टर में, यहाँ पर रिवेट लगेंगे मेंबर में, और ये गसेट प्लेट यहाँ पर अंदर होगी, इस बियरिंग प्लेट के अंदर जाएगी, और यहाँ पर भी 3 रिवेट लगेंगे। ठीक है, 3 रिवेट यहाँ, बाकी प्रिंसिपल राफ्टर में और यहाँ पर मेन टाई में। ठीक है, एक गसेट प्लेट यहाँ पर हो गई। ठीक, तो गसेट प्लेट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस सब की आपको नेमिंग करनी है, और किस टाइप से इसमें क्या क्या मेंबर्स हैं वो सारे लिखने हैं। ठीक है, तो नेमिंग किस तरीके से होगी, आपको सिंपली अपना स्केल लेके इसको तो सीधे ही लिख दें। यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर की रिज है। ठीक है, ठीक, ये 25 सेंटीमीटर की रिज है। इसके बाद आपकी GI शीट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्री हाथ से इसलिए चला नहीं सकता कि ये वाइट बोर्ड है, जैसे मैं इस पर हाथ रखूँगा ये सारा रब हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ अगर कुछ समझ में ना आए तो आप ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर करके एक और वीडियो बना दूंगा इसका। ये है GI शीट। ठीक है, 5 mm थिक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे अंडरस्टूड होता है यहाँ पे। ठीक है, जो GI शीट के नीचे है ये आपका है कॉमन राफ्टर। ठीक, कॉमन राफ्टर। ठीक है, जो और नीचे है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल राफ्टर, ये यहाँ नीचे वाला। ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, इसके बाद ये है पर्लिन और क्लीट। ठीक, पर्लिन और इधर है ये क्लीट एंगल। क्लीट एंगल। ठीक है, पर्लिन और क्लीट एंगल। सबसे कॉर्नर में जो ये है, ये आपकी है विंड टाई। ठीक है, ये आपका है RAG, रैग बोल्ट। ठीक है, रैग बोल्ट के नीचे आपका सीमेंट कंक्रीट है। कंपोजिशन इसकी जनरली 1:2:4 ही रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद ये ब्रिक की वॉल है, और ऊपर आपकी है ये बेस प्लेट। ठीक है, या बियरिंग प्लेट भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं आपको बियरिंग प्लेट भी मिलेगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रब हो गया, देखिए ये मैं कह रहा था टेम्परेरी मार्कर तुरंत रब हो जाता है। ठीक है, ये 5 डिग्री का एंगल है। ठीक, इसके बाद ये आपकी गसेट प्लेट है। ठीक है, ये सारी गसेट प्लेट है जिसमें रेड से बनाई है। ठीक, ये आपका टाई है, ये भी आपकी टाई है, पर इसको सैग टाई या फिर सस्पेंडर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका टाई है। ठीक है, इसमें एक मेंबर मुझसे छूट गया, सॉरी। इसमें एक मेंबर यहाँ पर और लगेगा, जो कि इस टाई को इससे जोड़ेगा। इस टाइप से। ठीक है,
इनको भी मैं गसेट प्लेट से जोड़ देता हूँ कुछ इस टाइप से, और इसकी गसेट प्लेट ये रही, ठीक है। ऊपर इसमें हमने रिवेट्स लगा दिए यहाँ इसमें, और ये जहाँ जुड़ेगा इसके अंदर भी आपको टाई नंबर में रिवेट्स लगाने पड़ेंगे। असल में एक्स्ट्रा टाई इसलिए दी जाती हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, बस कि आप, ताकि अगर आपका ये सैग होने के चांसेस हो तो हम, क्योंकि कंपाउंड बना रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा टाई जोड़ देते हैं ताकि हमारा जो ट्रस है वो सपोर्ट रहे, क्योंकि इस पर इधर विंड का लोड भी आता है, विंड के अलावा बरसात में, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट सेफ रहे, तो इसलिए हम इसमें टाई लगाते हैं। वैसे नंबर ऑफ मेंबर्स डिज़ाइन करने के बाद निकलते हैं कि कितने मेंबर्स इसमें एक्चुअल में लगने हैं, ठीक है। बट आपको क्योंकि सिर्फ ड्राइंग बनानी है, आपको सिर्फ डायमेंशंस दी होंगी, आपको ये नहीं दिया होगा कि आप डिज़ाइन करो, ठीक है। तो उस केस में क्या क्या, अगर आप सिर्फ ट्रस बनाओगे तो ट्रस में जितने मेंबर्स आपको दिए हैं जैसे जैसे आप बना दो, और उसके अलावा एक आउटलाइन ड्रॉ कर लो दिमाग में कि जैसे एक सैग टाई, एक टाई, एक स्ट्रट, एक टाई, एक स्ट्रट, एक टाई, एक स्ट्रट, तो नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लीजिए और उतने मेंबर्स आप बनाइए, ठीक है। डिज़ाइनिंग लेवल का मामला भी आपके साथ नहीं है, ठीक। तो ये आपके टाई हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके ये स्ट्रट है, ये आपकी स्ट्रट है, ये वाली भी आपकी स्ट्रट है, ठीक है। ये टाई है, ठीक, ये स्ट्रट है, ठीक है। तो यहाँ तक नेमिंग आपकी हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और बची हैं, उनकी भी नेमिंग हम कर ले। जैसे कि इसका क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन क्या होता है, सपोर्ट के अंदर से दूसरे वाले सपोर्ट के अंदर तक। बट यहाँ क्योंकि हम पूरी ट्रस नहीं बना रहे हैं तो हमने जितनी बनाई है हम उतने का ही डायमेंशन यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। और